हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड का प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस प्रशिक्षु बैच का उद्देश्य है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे नंबर आएँ। ठीक है। और ये बैच जो है आपके लिए एकदम निःशुल्क लाया गया है। यहाँ पर सब सारी क्लासेस हैं और सारे नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, सब कुछ आपको फ्री दी जाएंगी। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा नंबर है। यहाँ पर अगर आपको डीएलएड से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिज़ल्ट से लेके या आपको एडमिशन से लेके कुछ भी अपडेट चाहिए, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार अपना सिलेबस देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हिंदी के सिलेबस के बाद मैंने जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में हमने जो हिंदी की शुद्धियों वाला प्रैक्टिस सेट कराया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है बाल विकास पेपर फर्स्ट, ये आपकी 5 बजे क्लासेस है। ठीक है। और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी, वो आपको संस्कृत पढ़ाएंगी 4 बजे और कंप्यूटर पढ़ाएंगी 3 बजे। तो दोनों सब्जेक्ट आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। और रंजीत सर यहाँ पर आपके लिए मैथ्स पढ़ाएंगे और उनकी क्लास की टाइमिंग होगी 6 बजे की। कितने बजे की? 6 बजे की होगी। ठीक है। तो आप सभी हमारी क्लासेस में आना ना भूलिएगा और इस टाइम टेबल को अच्छे से नोट कर लीजिए या आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है। और जो है आप अच्छे से क्लासेस ले सकें और अपने डीएलएड में बहुत ही अच्छा स्कोर पा सकें। तो यहाँ पर चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये बैच है और ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसे हम एजुकेशन ईडियो फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर आप इसी के नाम से इसे जानते हैं। और ये हमारा प्रश्न पत्र फर्स्ट है। ठीक है। कौन सा प्रश्न पत्र है? फर्स्ट प्रश्न पत्र है। जैसे कि आपको पता ही है, इसके लिए जो है हमारे 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। तो ये 50 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके किसी भी जो टीचिंग एग्जाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बाल विकास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें आज हम करेंगे बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से जो कारक होते हैं जो हमारे विकास को जो है प्रभावित करते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे बाल विकास की प्रक्रिया, कि बाल विकास की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का नेचर कैसा होता है? तो प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्णता प्राप्त करने की स्थिति मानव विकास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। ठीक है। तो मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। तो बहुत सारे कारक होते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इन कारकों में दो प्रमुख हैं, वो हैं हमारा जैविक और सामाजिक। क्या है? जैविक और सामाजिक। ठीक है। और जैविक विकास का दायित्व माता पिता पर होता है। जो हमारा जैविक विकास होता है उसका दायित्व किसका होता है? हमारे माता पिता का होता है। ठीक है। किसका होता है? हमारे जो माता पिता होते हैं उनका होता है दायित्व। ठीक है। हमारे जैविक विकास के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। सही है। और सामाजिक विकास जो है वातावरण पर होता है। किस पर होता है? वातावरण पर होता है। तो वातावरण जो है हमारा जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है और माता पिता हमारे हैं जैविक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। बालक लगभग 9 माह अथवा 280 दिन तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या है? लगभग बालक क्या है? 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है। तो कभी आपसे पूछा जाए बच्चा जो है माँ के गर्भ में कब तक रहता है, तो वहाँ पर अगर आपको 280 भी कभी पूछा जा सकता है 9 माह की जगह, तो दिन होते हैं। ठीक है। दिनों में 9 महीने को 280 दिन कहते हैं। और
तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। तो माँ के गर्भ से ही हमारी जो है विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्रक्रिया नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी तक आना ही पड़ता है। ठीक है, क्या है, गर्भ से उसे पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप प्रभावपूर्ण बालक का स्वरूप जो है बाद में क्या है एक बच्चे का रूप ग्रहण कर लेती है प्रक्रिया। तो प्रकृति नियम अनुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। बालक के विकास पर वंशानुक्रमण, ठीक है, वंशानुक्रमण के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, जब हम जो दुनिया में आ जाते हैं तो हमारे जो वंशानुक्रमण है उसके साथ साथ हम पे वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे हम माहौल में रहते हैं हम वही सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम लैंग्वेज के हमारे आसपास के लोग होते हैं वही हम जो है अपनी भाषा अपना लेते हैं, वही हम सभ्यता अपना लेते हैं। तो सब चीज़ क्या है, हम वातावरण से सीखते हैं। ठीक है, जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रमण तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से संबंधित होता है वो हमारा वंशानुक्रमण क्रम होता है और जो समाज से संबंधित होता है वो हमारा क्या होता है, वातावरण होता है। इसे प्रकृति और पोषण भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं और पोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो समाज से हमें क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है और प्रकृति के हमारे माँ बाप से हमें प्रकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो वुडवर्थ का कथन है, अब इन्होंने क्या कहा है देखते हैं कि एक पौधे का वंश क्रम उसके बीज में निहित है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर है। ठीक है, तो जो यहाँ पर इन्होंने पौधे का एग्जाम्पल दिया है वुडवर्थ ने, इन्होंने यह कहा है कि पौधे का जो वंशाक्रम है उसके बीज पर निहित होता है। जैसे मतलब कि जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा क्या है, पौधा बनेगा। ठीक है, और उसका वातावरण क्या है, जितना अच्छा उसे पोषक मिलेगा, वातावरण मिलेगा अच्छा। अगर गंदी जगह आप पौधा लगा दो तो नहीं होता है, अगर अच्छे वातावरण में पौधा लगाओगे तो आपका बहुत जल्दी हरा भरा हो जाता है। ठीक है, तो उसके पोषण का दायित्व क्या होता है, उसके वातावरण पर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम हैं, हमारा जो है वंशानुक्रमण क्या है, हमारे माता पिता से है। ठीक है, और जो हमारा पोषण है वो हमारा क्या है, वातावरण से होता है। ठीक, तो आई होप आप जो है इसको समझ गए होंगे, इसके अंतर को समझ गए होंगे कि वातावरण और वंशानुक्रमण में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए, इसको और अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने थोड़ा ऐसे हम डायग्राम से भी लिख सकते हैं पेपर में। अगर हम इस तरीके से बना के लिख के आएंगे तो हमें जो है और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि टीचर को अच्छा एक अफेक्ट डालेगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, वंशानुक्रमण है। कौन सा, वंशानुक्रमण और वातावरण है। ठीक है, तो हेरिडिटी ऑन इन्वायरमेंट क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। अब आगे चलते हैं, इसी को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वंशानुक्रमण के बारे में। किसके बारे में, वंशानुक्रमण के बारे में। और वातावरण जो है इसके डिटेल में हम जो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो वातावरण जो वंशानुक्रमण है उसमें ही आपका जो है बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए, तो एक क्लास में संभव नहीं था, इसीलिए मैं इसके लिए आपको 2 क्लास दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वंशानुक्रमण का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, फिर उसके सिद्धांत हैं जो भी प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम का अर्थ व परिभाषा। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही आप हैं, लेकिन जो है थोड़ा जो है हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका भी हमारे अंदर मिक्सअप होता है। ठीक है, उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता के वरन
इनसे पहले के पूर्वजों से भी जो है अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई कोई आपसे कहता होगा कि अरे ये तो बाबा की तरह लग रहा है, ये तो हमारे मतलब माता पिता कहते हैं अरे ये हमारे फादर की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो हमारे केवल माता पिता के ही नहीं होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जो होते हैं, हमारे अंदर केवल हमारे माता पिता के गुण ना होकर हमारे पूर्वजों के भी गुण हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। तो वो अनेक हमारे शारीरिक गुण हो सकते हैं या हमारे मानसिक गुण हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हम वंशानुक्रमण, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि के नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसी को हम हेरिडिटी को हम और नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में तो हेरिडिटी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में और भी नाम होते हैं। तो आनुवांशिकता भी आ जाए आपको तो वहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है आनुवांशिकता बताइए कि हमारे बाल विकास पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो वंशानुक्रमण और आनुवांशिकता एक ही शब्द है, ठीक है। और वंश परंपरा, पैतृकता, ठीक है, इसी नाम से हम इसको हेरिडिटी को जानते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उनके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, बल्कि उनके सगे संबंधी को भी ठहराया जाता है, ठीक है। तो हम जो होते हैं, हम केवल अपने माता पिता की टू कॉपी नहीं होते हैं, सही है, लेकिन हमारे अंदर जो गुण होते हैं हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ हो गए, हमारी बुआ हो गई, या हमारे जो दादा बाबा हो गए, ठीक है, जो हमारे दादा और दादी हो गई, उनके भी गुण होते हैं। यहाँ पर जो है सगे संबंधी से मतलब है हमारे जो पापा के साइड के लोग होंगे, ठीक है, उनका हम पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जैसे मामा हैं उस तरीके से हम हो जाएं, ये वो आपका अलग हो जाता है, ठीक है। वो वंश हमारा अलग हो जाता है। हमारे माता पिता के जो पूर्वज होते हैं उनके गुण ही हमारे अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब आगे चलते हैं ऐसे ही। आई होप आप यहाँ पर इसका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर परिभाषा देखेंगे हम। तो रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार क्या कहा है इन्होंने, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण के नाम है, ठीक है। क्या है, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जो गुणों के नाम है। अब यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन जो दी है वो दी है वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है इतनी हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये इतनी डेफिनेशन इसलिए मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि आपको जो बहुविकल्पीय में है यहाँ पर आपको केवल डेफिनेशन पूछी जाएगी और वहाँ पर राइटर बताया जाएगा। तो आपको राइटर बताना होगा। जब आपको डेफिनेशन पता नहीं होगी, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, तो वहाँ पर आप टिक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगी कि हाँ ये डेफिनेशन जो है वुडवर्थ के अनुसार जी है, ये रूसो को अनुसार दी गई है, या ये वुडवर्थ के अनुसार दी गई है, या किसी और राइटर के अनुसार दी गई है, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन हमारी है वुडवर्थ के अनुसार। इनके शब्दों में वंशानुक्रमण में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति की उपस्थित थी, ठीक है, जो है जन्म से लगभग 9 माह पूर्व जो है व्यक्ति में उपस्थित थी। तो 9 माह से पहले जो चीज़ें हमारे अंदर उपस्थित होती हैं उसी को इन्होंने क्या है, वंशानुक्रम कहा है, ठीक है। अब थर्ड डेफिनेशन इसमें है वो है जेम्स टेबर के अनुसार। तो माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रमण है, क्या है, वंशानुक्रमण है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी देख ली, एक डेफिनेशन और देखते हैं। तो जे ए थॉमसन के अनुसार, जे ए थॉमसन के शब्दों में जानेंगे। फोर्थ डेफिनेशन है ये हमारी, फोर्थ परिभाषा है वंशानुक्रमण की या आनुवांशिकता की। तो वंशानुक्रमण क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पन्न संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है, क्या है, संबंधित के लिए सुविधाजनक शब्द इन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। उपयुक्त विद्वानों ने मतों से स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारणा जो है अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त होती है। आपसे पूछा जाएगा कि वंशानुक्रमण कैसी प्रक्रिया होती है, मूर्त है, अमूर्त है, या मूर्त अमूर्त दोनों है, या मूर्त अमूर्त दोनों है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मूर्त प्रक्रिया है, ठीक है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों और विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं, ठीक है।
जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उनके द्वारा ही ये हमारा व्यवहार होता है, उसके द्वारा ही हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी कहलाएगी, ये अमूर्त प्रक्रिया कहलाएगी। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप है जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है। जो हस्तांतरित होता है हम उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं या वंशानुक्रमण कहते हैं, और क्या कहेंगे, अनुवांशिकता भी कह सकते हैं। अनुवांशिकता, ठीक है, और वंशानुक्रमण एक ही बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब हम जानेंगे कि वंशानुक्रमण की प्रक्रिया क्या होती है। तो वंशानुक्रमण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, क्या है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो मानव शरीर कोश जो सेल्स होती हैं, सेल्सों का क्या है, योग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, उन्हीं का योग क्या होता है, हमारा शरीर होता है। शरीर का प्रारंभ केवल एक कोश से होता है। किससे, एक कोश से होता है, मतलब एक सेल से होता है, जिसे संयुक्त कोश कहते हैं। किसे कहते हैं, संयुक्त कोश कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त कोश किसे कहते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में जानेंगे आगे। यह कोश क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में जो है संख्या में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये कोश क्या है, इस क्रम में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और संयुक्त कोश दो उत्पादक कोशों का योग होता है। क्या होता है, संयुक्त कोश जो होता है दो उत्पादक कोशों का योग होता है। इसमें से एक कोश क्या होता है, पिता का होता है, जिसे पितृकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृकोश कहते हैं। और दूसरा कोश जो होता है वो मातृकोश होता है, मतलब हमारी माता का कोश होता है, उससे क्या कहते हैं, मातृकोश कहते हैं। ठीक है, और उत्पन्न कोश भी संयुक्त कोश के समान संयुक्त में बढ़ते हैं। ठीक है, और उत्पन्न कोश भी संयुक्त कोश के समान जो है संख्या में बढ़ते हैं। और जो कोश, जो हमारे कोश होते हैं, जो हमारे माता पिता के कोश मिलके जो हमारा कोश बनता है, तो वो भी क्या होता है, इसी क्रम में संयुक्त कोश के अनुसार ही बढ़ते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, इस तरीके से इनका क्रम होता है, संख्या में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में कितने होते हैं, स्त्री के प्रत्येक कोश में क्या होते हैं, 23 कितने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, आपसे पूछा जाए तो कितने, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने जोड़ी, 23 जोड़े होते हैं। तो गुणसूत्र के संबंध में मन ने लिखा है। तो यहाँ पर राइटर के अनुसार देखेंगे कि मन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषता, हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषता इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्रों में। माता और पिता के मिला के कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, 23 पिता के होते हैं और 23 कितने माता के होते हैं, तो प्लस करेंगे इनको तो निहित होती है। ये विशेषता गुणसूत्रों में विद्वान किसे बोलते हैं, इसे पैतृको, जैसे जीन्स में होती हैं। किसमें होती हैं, जीन्स में होती हैं। अतः इसे संयुक्त कोश गुणसूत्र और पितृक के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे जो हमारे संयुक्त कोश हैं या पितृक के बारे में जानेंगे। पहले हम संयुक्त कोश के बारे में देखेंगे, फिर गुणसूत्र, इसके बाद पितृक के बारे में। तो संयुक्त कोश क्या है, तो ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्मा का बना होता है। किसका बना होता है, आपसे पूछा जाए कि संयुक्त कोश किसका बना होता है, तो ये किसका बनाता है, साइटोप्लाज्मा का बना होता है। तो गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है, एक नाभिक होता है। इसमें क्या भरा होता है, न्यूक्लियस भरा होता है। क्या भरा होता है, न्यूक्लियस भरा होता है। इसके भीतर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा का बना हुआ क्या होता है, संयुक्त कोश एक द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्मा के अंदर ही क्या होता है, नाभिक होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है,
और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम एक चित्र के अनुसार भी जानेंगे, ठीक है। पहले हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब है गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो प्रत्येक कोशिका में नाभिक के डोरों के समान, क्या है, नाभिक के डोरों के समान रचना पाई जाती है, ठीक है। नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। कितने जोड़ों में पाए जाते हैं? तो 23 पिता के होते हैं प्लस 23 ही कितने किसके होते हैं? माता के होते हैं। बराबर क्या हो जाते हैं? 46 होते हैं। जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी आप बताएंगे, ठीक है। तो एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़ी होते हैं। इसके आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे क्या होते हैं? तत्व होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संयुक्त कोश है उसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और क्रोमोसोम जो गुणसूत्र हैं उनको भी समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जीन्स के बारे में। अब पितृक के बारे में जानेंगे। एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रमण के अनेक विशेषात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिनको पितृक कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। जैसे कि एनास्टोसी ने लिखा है, तो यहाँ पर एक राइटर ने लिखा है, इन्होंने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है पितृक वंशानुक्रमण की विशेषताओं का वाहक हैं, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होते हैं, ठीक है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जो जीन्स हैं वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, तभी हम जो हैं अपने जो रंग रूप में होते हैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है थोड़ा बहुत जो है मैच करते रहते हैं, ठीक है। जो हमारे दादा परदादा हैं उनसे जो है हमें गुण कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई गुण नहीं प्राप्त होता है, गुण प्राप्त होते हैं। तो इनका क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता पिता द्वारा है प्रदान किए गए पैतृकों के माध्यम से ही होता है। माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने के समय ही प्राप्त हो जाता है। जब हमारा मतलब कि हम जो माँ के गर्भ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है वहाँ से ही हमें क्या होते हैं? हमारे जीन्स मिल जाते हैं, हमारे पैतृक जीन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। तो क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। अब जैसे हम में आए, हमसे जो है हमारे बच्चों में जाएंगे और हमारे बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे, तो ऐसे ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं हमसे एक दूसरे में जाते रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको एक चित्र के द्वारा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम से छोटे छोटे, ठीक है। ये क्या है? क्रोमोसोम था। और यहाँ पर ये क्रोमेटिक है, क्या है? क्रोमेटिक है। और सेंटोमियर है, ये क्या है? सेंटोमियर है। और ये दोनों जो हैं क्रोमेटिक हैं। और यहाँ पर ये बोन्स हैं, ये क्या है? बोन्स हैं। इसमें जो जीन्स है, मैंने कहा था ये हमारे क्या होते हैं? ये जीन्स होते हैं, हैं। फॉस्फेट होता है इसमें अंदर, इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फेट होता है। शर्करा भी होती है, क्या होती है? शर्करा भी होती है। तो फॉस्फेट और शर्करा दोनों चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते थे। हमने कहा ही था जो क्रोमोसोम है ये इसके अंदर जो है छोटे छोटे तत्वों में होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है छोटे छोटे तत्वों में, तो ये इस तरीके से ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपको डायग्राम बनाने को आता है तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये नाम आप जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये हमारा क्या है? डीएनए है, क्या है? डीएनए है, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे तीनों चीज़ों को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जाति का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? जाति का नाम दिया है। फिर यहाँ विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की कितने जोड़ी पाए जाते हैं, फिर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ी में दिए हैं, यहाँ पर संख्या दी है। तो विभिन्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या। अब हम देखते हैं मानव, हम में कितने पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 23 पाए जाते हैं। तो 23 कितने हो गए? कुत्ते में पाए जाते हैं 39 पाए जाते हैं, और 78 उनकी संख्या होती है। 39 जोड़ी होते हैं। तो 39 को प्लस करेंगे 39
प्लस 39 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 78 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पाए जाते हैं। अब ऐसे ही चलते हैं चूहे में, देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चूहे में देखेंगे। चूहे में 21 जोड़ी पाए जाते हैं, जोड़ में जो गुणसूत्र होते हैं 21 पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 21 पाए जाते हैं, और 21 जो जोड़ी में है इसकी संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर 42 संख्या होगी इसकी। ठीक है, तो चूहे की जो गुणसूत्र की संख्या होती है 42 होती है। जो घरेलू मक्खी होती है, आपने देखा होगा घर में जो मक्खी हमारे पाई जाती है उसमें 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 6 जोड़ी। ठीक है, 6 कितने हो गए, 12 हो गए, तो इस तरीके से हो गए। अब जो है ड्रोसोफिला मक्खी, ये भी एक प्रकार की मक्खी होती है। इसमें क्या होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, तो 4 4 8 हो गए। इसके बाद मच्छर में, मच्छर तो आप आसपास से देखते ही होंगे, तो मच्छर में 3 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 3 जोड़ी के कितने हो जाते हैं, संख्या में 6 हो जाएंगे। ऐसे आलू में पाए जाते हैं 21, तो 21 कितने हो गए, 42 हो गए। ऐसे आलू और जो है गेहूं में और आलू में, चूहा, गेहूं और आलू, ठीक है, इन तीनों में क्या है, सेम पाए जाते हैं, 21 जोड़ी ही पाए जाते हैं। इसके बाद मटर देखते हैं। मटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मटर से आपको पूछा जाता है कि मटर में गुण सूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो कितने, 7 जोड़ी, 7 7 14 संख्या हो गई इनकी, कितनी होगी, 14 संख्या हो गई। यहाँ पर कपास में पूछा गया, यहाँ पर बताया है, तो कपास में 26 जोड़ी पाए जाते हैं। कपास में कितने पाए जाते हैं, 26 जोड़ी पाए जाते हैं, तो 26 का कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, संख्या में कितने हो गए, 52 हो गए। तो जो है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आप इन गुणसूत्रों को अच्छे से समझ गए हैं, और आपको पेपर में अगर आता है तो आप वहाँ पर करके आ सकते हैं। तो ये आपके लिए केवल BTC के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको CTET में भी पूछा जाता है। ठीक है, और KVS में पूछा जाता है, DSSS भी ले लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है, हम आपको जो है DLED के साथ साथ आपके और एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब मक्का में देखते हैं, मक्का में कितने पाए जाते हैं, मक्का में 10 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10 जोड़ी, तो 10 का संख्या में क्या हो गया, 20 जोड़ी हो गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं गुणसूत्रों, वो पाए जाते हैं टेरिकोफाइट में पाए जाते हैं। किसमें, टेरिकोफाइट में पाए जाते हैं। 750 से 800 तक पाए जाते हैं। कितने, 750 से 800 तक पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या में कितनी होगी, 1300 से 1600 होगी। कितनी, 1300 से 1600 होगी। ठीक है, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑफियोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी गुणसूत्र के बारे में कि कितनी जोड़ी होते हैं और किस तरीके से हम उसकी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जोड़ी पता होंगे तो संख्या आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वंशानुक्रमण के सिद्धांत और नियम। तो कौन कौन से नियम लाए गए हैं, लॉ एंड थ्योरीज ऑफ हेरिडिटीज। ठीक है, तो वंशानुक्रमण मनोवैज्ञानिकों तथा जीव मनोवैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक व रहस्यमय विषय है। किसके लिए, जो मनोवैज्ञानिक हैं और जीव मनोवैज्ञानिक हैं उनके लिए ये रोचक विषय है। और वंशानुक्रमण की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं। तो वंशानुक्रमण के स्वरूप को किन्हीं क्या परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, तो बहुत सारी सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अतः विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई खोजों को हम सिद्धांत और नियम मानते हैं। ठीक है, और इनका वर्णन निम्नलिखित है, तो इसी को हम जो है डिटेल में जानेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जानेंगे इसका कौन सा सिद्धांत। पहला, तो यहाँ पर पहला सिद्धांत है वो ये दिया गया है कि बीज कोश का निरंतरता का नियम। क्या है, बीज कोश का निरंतरता का नियम। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म, तो यहाँ पर ये इनका जो नियम दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है,
कि जिसके वजह से हमारा जन्म होता है, वो जो बीज कोश होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया है? बीजमैन ने किया है। इनका आपको नाम याद रखना है। वैसे तो इनका नाम तो इजी है, क्योंकि जो इनका नाम है वही जो है इनके नियम का भी नाम है। तो बीजमैन ने किसका दिया है? बीज कोश का दिया है नियम। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? बीजमैन ने किया है। इनके कथन के अनुसार क्या कहा गया है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादन कोशों का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को क्या है? हस्तांतरित कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे कि जो हमें अपने माता पिता से गुण मिलते हैं वो हमारे माता पिता के नहीं होते हैं, वो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके भी होते हैं। तो हमारे माता पिता ने क्या है? हमारे पूर्वज के जो गुण हैं हमें स्थानांतरित कर दिए, हमें दे दिए। तो हम जो हैं अपने हमारे जो बच्चे होंगे हम उनको दे देंगे, हमारे बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को देंगे। तो इस तरीके से जो है अगली पीढ़ी में जो है हस्तांतरित होता रहता है। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। परंतु इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन क्या है? इस नियम की आलोचना की गई है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बीज कोश का निरंतरता का जो नियम है उसकी आलोचना किसने की है? तो किसने की है? B.N. झा ने की है। तो B.N. झा ने क्या कहा है? ये इस सिद्धांत का नियम जो है माता पिता बालक के जन्मजात ना होकर केवल बीज कोश के संरक्षक हैं। क्या है? इन्होंने कहा है कि माता पिता जो है केवल बीज कोश के संरक्षक हैं, ना कि बालक के जन्मजाता हैं, ठीक है। केवल क्या है? बीज कोश के संरक्षक माना है इन्होंने, जिससे वह अपनी संतान को देता है। क्या है? वो अपनी संतान को क्या है? बीज कोश देता है। बीज कोश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकालकर दूसरी बैंक में रख दिया जाता है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जो बीज कोश है उसको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है जैसे मानो कि एक बैंक से निकाला हमने, दूसरी बैंक में पैसा डाल दिया। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, ठीक है। अतः मत वंशाक्रमण की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण ये क्या है? अमान्य है। लेकिन क्या था? B.N. झा जो थे इसकी जो है संपूर्ण जो है इसको मतलब व्याख्या नहीं कर पाए, इसको बता नहीं पाए कि किस तरीके से जो है एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? अमान्य हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो नियम देखेंगे या सिद्धांत होगा। तो एक यहाँ पर हम एक जो डायग्राम के अनुसार देखेंगे कि जो है हमारे माता पिता हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो माता पिता से जो है उनके बच्चों में पहुँच गए, तो हम माता पिता की क्या होते हैं? संपत्ति होते हैं। तो हमारे अंदर क्या होती है? इनकी विरासत जो है पहुँच जाते हैं और इससे जो है इनके बच्चों में पहुँच जाएंगी, ठीक है। तो ये अभिभावक हैं और यहाँ पर ये इनका बच्चा है। तो इसके अंदर क्या है? इन लोगों के क्या हैं? गुण हैं। तो कितने? पिता के कितने हैं? 23 हैं। माता के कितने हैं? 23 हैं। और टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। अब आगे देखेंगे इसी तरीके से क्या है? पौधों में भी होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, जानवरों में होते हैं। ऐसी पैतृक पीढ़ी जो है पैतृक पीढ़ी है, फिर F1 पीढ़ी है, फिर F2 पीढ़ी है। तो ऐसी इसके गुण भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी में जाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटा पौधा है, ये बड़ा पौधा है, तो इसमें युग्मक होता है, मतलब संयोग होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर दोनों बड़े पौधे मतलब बनेंगे, ठीक है। और फिर जो दोनों बड़े पौधे हैं इनका संभोग होगा, ठीक है। तो इनका जो संभोग होगा उससे क्या है? बड़े पेड़ बनेंगे और छोटा पेड़ भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरीके से एक दूसरे में जो है स्थानांतर इसके गुण जो हैं हो गए हैं। इसी तरीके से हम में होते हैं। जैसे हमारे माता पिता की हाइट अच्छी है लेकिन हम छोटे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज शायद छोटे हैं, ठीक है। तो उनके गुण जो है हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कलर में भी होता है। जैसे हमारे माँ बाप मतलब गोरे हैं, मतलब उनका कलर डल नहीं है, लेकिन हमारा कलर डल है। तो हमारा कलर डल क्यों है? अगर हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, उनका कलर डल है तो उनका गुण हमारे अंदर आ गया है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। और हम में मनुष्य में ही नहीं होती है ये प्रक्रिया, ऐसे ही पशुओं में होती है, ठीक है। और पेड़ पौधों में होती है। जितने भी जीव हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है, सही है। अब हम आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। सेकंड है समानता का नियम।
तो लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, ठीक है। तो समानता का नियम है। तो इस प्रकार इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके क्या होती है, संतान होती है। इस नियम को स्पष्ट करते हुए इसको किसने दिया है, सोरेनसन ने लिखा है। क्या लिखा है, सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। साधारणतः माता पिता के बच्चे साधारण होते हैं। जो साधारण माता पिता होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, साधारण होते हैं। और जो मंद बुद्धि माता पिता होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से माता पिता के समान ही होते हैं। हम क्या, जैसे हमारे माता पिता की जो कदकाठी होगी, उनकी संरचना होती है शरीर की, बॉडी की, वैसी जो होती है हमारी होती है, इनके अनुसार कहा गया है। और इनके अनुसार ये भी कहा गया अगर हमारे माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। लेकिन क्या है, अगर वो साधारण है तो उनके बच्चे भी साधारण होंगे, ठीक है। अगर जैसे आपने देखा होगा जिनके माता पिता चालाक होते हैं उनके बच्चे भी बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। तो जो मंद बुद्धि होते हैं उनके बच्चे भी मंद बुद्धि होते हैं। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। यह नियम की अपूर्णता है क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान गोरी होती है और मंद बुद्धि माता पिता की संतान क्या होती है, बुद्धिमान होती है। तो इनके नियम को भी क्या है, निगलेक्ट कर दिया गया है, इनको भी नकार दिया गया है कि ज़रूरी थोड़ा है कि माता पिता मतलब मंद बुद्धि हैं तो बच्चे भी मंद बुद्धि हों, नहीं। जो माता पिता मंद बुद्धि होते हैं उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और आपने देखा होगा जो माता पिता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, ऐसे ही अगला नियम देखेंगे। अगला नियम दिया है कि विभिन्नता का नियम। क्या है, विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल क्या होते हैं, समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखेंगे, कुछ समान होंगे, ठीक है, जो कुछ भिन्नता ही पाई जाएंगी। तो देखते हैं, इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी क्या होते हैं, बुद्धि, रंग और स्वभाव से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। विभिन्नता का नियम प्रतिपादन करने वाले कौन है, डार्विन और लैमार्क हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो विभिन्नता का नियम है उसको लाने वाले कौन है, तो डार्विन और लैमार्क हैं, ठीक है। तो डार्विन और लैमार्क ने अनेक प्रयोगों और विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया कि उपयोग ना करने वाले अवयव तथा आवश्यकताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है, ठीक है। तो नवोत्पन्न तथा प्रकृति चयन द्वारा वंशानुक्रमी विशेषता क्या है, उन्नति होती है, ठीक है। तो इनके अनुसार ऐसा कहा गया है। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने, आप ये समझ लीजिए, डार्विन और लैमार्कवाद ने ये कहा है कि जो माता पिता हमारे हैं तो उनके बच्चे जो हैं एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। समान होते हुए भी मतलब कि जो हम मतलब दो भाई बहन हैं मान लो, ठीक है, तो हम एक ही माता पिता की संतान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, रंग और स्वभाव क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा आप दो भाई बहन हैं तो आपका कोई जो छोटा भाई या बड़ा भाई है वो बहुत बुद्धिमान होगा या आप मंद बुद्धि होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मंद बुद्धि हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। और रंग में क्या है, कभी हाँ किसी का कलर फेयर होता है, कभी किसी का कलर जो डार्क होता है, ठीक है। और स्वभाव में भी कोई जो है माता पिता से दोनों बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो लैमार्क और डार्विन ने यही कहा है, सही है। अब आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला जो नियम है, फोर्थ है, वो है प्रत्यागमन का नियम। क्या है, प्रत्यागमन का नियम। तो इस नियम के अनुसार बालक ने अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, बालक के अंदर माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि उनसे मिलते जुलते गुण पाए जाते हैं या उनकी तरह गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यागमन। तो प्रत्यागमन शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। तो जब बालक माता पिता के विपरीत विशेषता वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर
प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान क्या होती है, प्रखर बुद्धि होना। जैसे मंद बुद्धि माता पिता हैं मान लो, ठीक है, उनकी संतान क्या है, बहुत जो है बहुत अच्छी बुद्धि वाली है, प्रखर बुद्धि वाली पैदा हो गई है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, उसके माता पिता के गुण नहीं आए हैं, तो जो है एक विपरीत गुण उसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो यहीं पे ये क्या कहा जाएगा, प्रत्यागमन का जो है यहाँ पर सिद्धांत लागू होगा। इस नियम के संदर्भ में विद्वानों ने निम्न धारणाएं प्रस्तुत की हैं। अब देखते हैं प्रत्यागमन की क्या क्या धारणाएं बनाई गई विद्वानों द्वारा। पहला है वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है। जो वंश में जो सूत्रों का मिश्रण होता है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, तो विपरीत विशेषताओं वाले बच्चे जो हैं विकसित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है जागृत और सुषुप्त दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। जो जागृत और सुषुप्त होते हैं, जो दो प्रकार के गुण जो होते हैं वो हमारे वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं सुषुप्त गुणों का परिणाम होती हैं। अगर हमारे अंदर सुषुप्त गुण पाया जा रहा है तो हम अपने माता पिता से क्या है, डिफरेंट पैदा होंगे, सही है। अब आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम दिया है अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं, जीवन में जो अर्पित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को क्या है, संक्रमित करता है। जैसे कि हमारे माता पिता हैं जो कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या है, हमारे आने वाले जो है जो आगे की पीढ़ी होगी उस पर भी क्या है, पड़ेगा। जैसे लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थिति वंश बताया है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है, जैसे आपने छोटे पे पढ़ा ही होगा लैमार्क बात का, जो जिराफ का जो है उसकी गर्दन जो है लंबी क्यों हो गई, ठीक है। पहले जो थी, जो जिराफ की गर्दन थी वो छोटी ही थी, लेकिन उसको भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो बार बार उठा उठा के क्या हुआ, गर्दन को बार बार अगर वो बहुत देर तक ऊंचा करता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो उसकी आने वाली पीढ़ी होगी उसकी गर्दन भी क्या होगी, ऐसी ही लंबी होगी। तो ऐसा ही हुआ जिराफ के साथ भी, ठीक है। तो जो लैमार्क द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, जिराफ का जो सिद्धांत था वो लैमार्क के द्वारा दिया गया था, लेकिन अब वह वंशानुक्रमण हो चुका है। कैसा हो चुका है, वंशानुक्रमीय हो चुका है। लैमार्क ने इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पैवलोव के चूहे पर एब हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके की, ठीक है। तो जो मैकडूगल है और जो है पैवलोव है, इन्होंने चूहों पे किया था परीक्षण, ठीक है। तो आज के युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो लैमार्क ने जो जिराफ के ऊपर जो सिद्धांत दिया था, इसको जो है आज स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में वुडवर्थ ने कहा है, अब देखेंगे वुडवर्थ क्या कहते हैं, जो अर्जित गुणों का संक्रमण नियम है उसके बारे में, कि वंशानुक्रमण की प्रक्रिया के अनेक क्या हैं, आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सकता है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो हमने हमारे माता पिता ने जो गुण अर्जित किए हैं वो जो हैं दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाएं, ठीक है। जैसे यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पैतृकों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं कर सकते। मान लो हमारे माता पिता ने जो संस्कृत सीखी है, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है उनके बच्चे हैं वो पहले से ही संस्कृत सीखे हुए पैदा होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस नियम को क्या है, निगलेक्ट कर दिया, किसने, वुडवर्थ ने बताया इसके बारे में। तो इसी प्रकार के किसी प्रमाण जो हैं की पुष्टि नहीं हुई है। तो इनके जो इन्होंने जिराफ की गर्दन को लंबी होने का जो अनुवांशिकता कहा है या वंशानुक्रमण का नियम बताया है कि इसको इससे जोड़ दिया है, तो ये जो है संभव नहीं है। तो ऐसा कैसा हो सकता है, मान लो जिराफ की गर्दन लंबी होती गई तो इसके बाद उसके मतलब कि आगे वाली पीढ़ी का भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने अर्जित चीज़ें करी हैं उसको हम अपनी पीढ़ी में स्थानांतरित कर दें या उसको
उसमें डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे इस भाषा के एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारे माता पिता को संस्कृत आती थी, तो आज हम क्या है, हम संस्कृत थोड़ा ना बोलना बोलना मतलब कि पैदा होते ही हम संस्कृत बोलना सीख गए या हमने संस्कृत बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने 5th नियम कंप्लीट किया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद किनका होगा, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत होगा मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल का नियम जानेंगे। तो क्या कहा था मेंडल ने कहा था कि इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर क्या होती हैं, अग्रसर होती हैं। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेडलर नामक पादरी ने प्रस्तुत किया था। ये कहाँ के थे, चेकोस्लोवाकिया के थे। आपसे पूछा जाए कि मेडलर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे चेकोस्लोवाकिया के थे। ठीक है, अब वहाँ के ये क्या थे, एक पादरी थे। इन्होंने इसका क्या है, प्रतिपादन किया। उसने अपने बगीचे में, जो मेडलर था, उसने अपने बगीचे में क्या किया, बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में लगाई। ठीक है, एक तो बड़ी संख्या में मटर लगाई और एक छोटी मटर लगाई। ठीक है, तो उगने वाले मटरों में सब क्या हुए, वर्ण संकर जाति की थी। जो इन दोनों के उनको बोने के बाद जो है, जो मटर उगी थी वो कौन सी थी, वर्ण संकरी जाति की थी। ठीक है, फिर मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया। फिर उन्होंने किया कि वर्ण संकर जो मटर प्राप्त हुई थी उसको उन्होंने दोबारा से बो दिया, और इस प्रकार उसमें उगने वाली मटरों को कई बार बोया। और इसके बाद जो मटर उगी थी उसको क्या है, इन्होंने कई बार उसको बार बार क्या किया, बोया था उसको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर अतः अंत में उन्हें ऐसी मटर मिली जो वर्ण संकर होने की बजाय शुद्ध थी। ठीक है, एक समय ऐसे आया जो मटर थी वो वर्ण संकर नहीं थी बल्कि कैसी थी, शुद्ध थी। जैसा कि हम जो आगे चित्र देखेंगे उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में चलिए अब मैं आपको जो है इसको चित्र के द्वारा अच्छे से समझाऊंगी। इससे हमें क्या होगा, जो चित्र हम किसी चीज़ का देख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में फंस जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चित्र के द्वारा का मटरों का प्रयोग। ठीक है, मेंडल का मटरों का प्रयोग कैसे किया, इन्होंने पहले शुद्ध मटर लगाई। ठीक है, पहले बड़ी शुद्ध मटर और छोटी शुद्ध मटर बोई, तो उससे क्या हुआ, वर्ण संक्रमक मटर प्राप्त हुई। अब इन्होंने क्या किया, वर्ण संक्रमक मटर को बोया, तो उससे क्या है, 3 प्रकार की मटर प्राप्त हुई। तो शुद्ध बड़ी मटर प्राप्त हुई, और बड़ी वर्ण संक्रमक मटर प्राप्त हुई, और छोटी मटर प्राप्त हुई। तो ये वाली मटर बोने से इन तीनों के गुण जो हैं इसमें पाए गए। तो 25% क्या थी, शुद्ध बड़ी मटर थी, और बड़ी वर्ण संकर मटर क्या थी, 50% थी। ऐसी शुद्ध छोटी मटर क्या थी, 25% थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मेडलर की जो इन्होंने बताया है, मटर पर प्रयोग किया है, उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको आता है, आप इस तरीके से बना के आ जाते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, एक और चित्र के द्वारा समझेंगे इसको। जैसे कि मान लीजिए कि ये वंशानुगमन है, ठीक है, किसने दिया, मेडल इन्होंने दिया है। तो टी जो शुद्ध प्रजनन, जो ये कैसी है, पीले रंग की है, रंग के अनुसार भी हो सकता है। ये पीले रंग की मटर है और ये हरी रंग की मटर है, और पीले और हरी रंग की मटर अगर हम बोएंगे तो हमें कैसी, पीली मटर प्राप्त होगी। कैसी, पीली मटर प्राप्त होगी। और अगर हम पीली मटर बोएंगे तो हमें वहाँ पर क्या है, 3 जो है इस तरीके से मटर, वहाँ पर वो पीली भी हो सकती है और हरी भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है चीज़ों का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे और जाएंगे। इस प्रकार से मेंडलर ने चूहे पर भी प्रयोग किया। इन्होंने क्या, मटर पे भी किया और चूहे पर भी किया।
और पूर्व निष्कर्ष से प्राप्त होता है कि क्या आपने सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा। इन्होंने क्या सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा और इनके समागम से पहले काले चूहे उत्पन्न हुए। क्या हुआ, पहले तो काले चूहे उत्पन्न हुए, फिर क्या हुआ, वर्ण संकरक हुआ। वर्ण संकर चूहों को एक साथ रखा गया। क्या, फिर इनको एक साथ रखा गया। इनसे क्या है, सफ़ेद काले दोनों ही प्रकार के चूहे प्राप्त हुए। जैसे हमने देखा पहले इन्होंने शुद्ध जो है, जैसे यहाँ पर इन्होंने जो है मटर वाला हम देखते हैं एक बार, जो शुद्ध मटर, बड़ी मटर रखी है, फिर छोटी मटर रखी, तो इनके जब इनका वो हुआ तो यहाँ पर वर्ण संकर मटर प्राप्त हुई। अब वर्ण संकर मटर को इन तीनों के साथ रख दिया। अब तीनों को साथ में रखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध मटर भी प्राप्त होगी और बड़ी वर्ण संकर मटर भी प्राप्त होगी और छोटी मटर भी प्राप्त होगी। ठीक है, अब आगे ऐसे ही चूहे में हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस प्रकार से मेंडलर ने चूहों पर भी प्रयोग किया। क्या है, मेंडलर ने चूहों पर भी प्रयोग किया और पूर्व निष्कर्ष को प्राप्त किया और अपने सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा। वही यहाँ पर हुआ, रिपीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अपने सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा और इसके समागमन से पहले काले चूहे जो है उत्पन्न हुए, फिर क्या किया, वर्ण संकर चूहों को एक साथ रखा। ठीक है, इससे क्या है, सफ़ेद और कालो दोनों ही प्रकार के क्या है चूहे उत्पन्न हुए। मेंडलर के प्रयोग को निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। अब इन्होंने जो प्रयोग किया था इसका निष्कर्ष क्या निकला वो देखते हैं। मेंडल का नियम जो है, मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। किसको करता है, प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। क्या है, माता पिता से क्या होता है, एक एक गुणसूत्र आता है। और आगे इसका निष्कर्ष देखेंगे। और गुणसूत्र की अभिव्यक्ति जो है संयोग पर निर्भर करती है। किस पर, संयोग पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अनेक ही प्रकार के अभिव्यक्ति करते हैं। एक प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं वो अनेक प्रकार की, जो एक प्रकार के गुणसूत्र होते हैं वो अपने ही प्रकार की क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है मतलब कि मिक्सअप हो जाए कि मटर का जो दाना है जो पीला और हरा दोनों तरीके से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्ति करता है, सुषुप्त नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जागृत को इम्पोर्टेंस बताई है, सुषुप्त को नहीं बताया। ठीक है, तो कालांतर में यह अनुपात क्या है, 2:2 होगा, 2:4 होगा, 1:2 होगा और 1:2 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने सिद्धांत देख लिए सारे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सही है, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे विकास पर वंशानुक्रमण का प्रभाव। तो किस तरीके से तो है इसको प्रभावित करता है, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है इस पर। बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू व वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। यह सिद्धांत किया कि बालक का विकास वंशानुक्रमण से प्रभावित होता है। वंशानुक्रमण जो है निम्नलिखित प्रकार से बालक विकास को, जो बाल विकास है उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जानेंगे जो हो सकती हैं। तो पहला होता है तंत्रिका तंत्र की बनावट। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की बनावट। तो तंत्रिका तंत्र में प्राणी की बुद्धि, सीखना, आदत, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित करती हैं। क्या करती हैं, यहाँ पर ये केंद्रित होती हैं तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र बालक के वंशानुक्रमण से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वंशानुक्रमण से प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियों, पेशियों
और ग्रंथियों आदि क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। छात्र की प्रक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं। हमारी जो हम प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं डेली में, तो वो हमारी तंत्रिका तंत्र पर क्या होती है, निर्भर करती है। अतः हम बालक के तंत्रिका तंत्र का विकास को समान, पिछड़ा और असमान आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब जो तंत्रिका तंत्र का विकास जो होता है वो समान, पिछड़ा, सामान्य, पिछड़ा और असमान हो सकता है। ठीक है, बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारी तंत्रिका तंत्र की बनावट होती है, तंत्रिका तंत्र में क्या, बुद्धि, हमारी सीखना, हमारी आदतें, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, वही हमारा क्या होती हैं, भविष्य तय करती हैं। ठीक है, कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो ये भी क्या होती है, ये इसको वंशानुक्रमण जो है इसको प्रभावित करता है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बुद्धि पर प्रभाव। तो बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में यह स्पष्ट कर दिया कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है। किसमें, हमारे अंदर जो बुद्धि है वो किसके अनुसार आती है, वो वंशानुक्रमण के अनुसार ही आती है। अतः बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। बुद्धि हमारी क्या होती है, जन्मजात प्रक्रिया होती है, जो जन्मजात से ही हमारे अंदर क्या होती है, बुद्धि पाई जाती है। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि में विशिष्ट और सामान्य तत्वों को वंशानुक्रमण है या अनुवांशिकता है की ही देन माना है। बालक की बुद्धि वंशानुक्रमण से ही निश्चित होती है। ठीक है, तो हमारी बुद्धि क्या है, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे वंश जो है चला आ रहा है, उसकी बुद्धि होगी, वैसी बुद्धि हमारी होगी। आपने देखा होगा कि जो चालाक माता पिता हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, चालाक होते हैं, और जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हैं तो वैसी ही बुद्धि क्या है उनके बच्चों में भी पाई जाती है, चालाकी पाई जाती है। ठीक है, चतुराई पाई जाती है। तो बुद्धि भी जो है हमारे वंशानुक्रमण से ही प्रभावित होती है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, अब थर्ड इसमें है मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो मूल प्रवृत्तियों बालक के लिए क्या है, बालक के व्यवहार की शक्ति प्रदान करती हैं। बालक में उसके व्यवहार की जो शक्ति है उसको प्रदान करती हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको क्या है, हम देख नहीं सकते। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो क्या है, इसको हम जो है देख नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी मूल प्रवृत्तियों को क्या है उसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जो है जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है। तो मैकडूगल महोदय ने इसका पता लगाया था। किसका पता लगाया था, कि मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव जो है वंशानुक्रमण प्रभावित करता है। ठीक है, किसने लगाया था, मैकडूगल महोदय ने लगाया था। और इसको जानने के लिए उन्होंने क्या है, प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां जो हैं एक साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया था, जो मूल प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है। संवेग को देखकर मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है। तो आपने यह यहाँ भी स्पष्ट किया है कि क्या स्पष्ट किया है, कि यह भी वंश से ही प्राप्त होती हैं। तो मैकडूगल महोदय हैं, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो भी हमें जो है हमारे वंश से ही प्राप्त होती है। अब देखते हैं किस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको जानेंगे। तो मूल प्रवृत्तियां एक संयोगी संवेग। तो कैसे मूल प्रवृत्तियां इधर आपकी दी हैं, यहाँ पर आपके संवेग दिए हैं। तो पलायन क्या होती है, अगर भय हमारे अंदर है तो मूल प्रवृत्ति पलायन होगी और उसका संवेग क्या होगा, भय होगा। ऐसे निवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या होगी, घृणा होगी। जिज्ञासा, आश्चर्य। ठीक है, युयुत्सा, क्रोध। आत्मगौरव क्या हो, सकारात्मक अनुभूति। जैसे मतलब जो मूल प्रवृत्ति हमारी क्या होती है, आत्मगौरव होती है, और उसमें हमारा संवेग क्या कहलाएगा, सकारात्मक अनुभूति कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियों से हम जो है बालक के संवेग को जान सकते हैं।
अब आगे चलते हैं स्वभाव का प्रभाव। ठीक है, स्वभाव का प्रभाव कैसे पड़ता है? बालक के स्वभाव पर सटीकीकरण उसके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। यदि बालक के माता पिता मीठा बोलते हैं तो उसका स्वभाव भी मीठा बोलने वाला होगा। इसी प्रकार से क्रोधी और निर्दयी स्वभाव वाले माता पिता के बालक भी कैसा होता है? निर्दयी और क्रोधी होगा। आपने देखा होगा, आपके कुछ रिलेटिव्स ही होंगे कि जैसा वो कड़वा बोलते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी कड़वा बोलते हैं। ठीक है, और जो कुछ होते हैं जिनके माता पिता भी मीठा बोलते हैं उनके बच्चे भी वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो सैडलर महोदय ने मानव स्वभाव का अध्ययन कर इसे 3 भागों में विभाजित किया है। और स्वभाव का प्रभाव जो है ये किसने बताया है? ये सैडलर महोदय ने बताया है और इन्होंने इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ए है, फर्स्ट इसमें है बिसेरोटोनिया। तो पहला है बिसेरोटोनिया है। तो इस स्वभाव के व्यक्ति समाज प्रिय, आराम पसंद करते हैं, हंसमुख होते हैं, स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं और ये क्या होते हैं? समाज प्रिय होते हैं। ठीक है, अब सेकंड इसमें है सोमेटोटोनियो। ठीक है, तो इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति कैसा होता है? महत्वाकांक्षी होता है, क्रोधी होता है, निर्दयी होता है और सम्मान प्रिय होता है। ठीक है, और दंड प्रतिज्ञा वाला होता है आदि विशेषता इसके अंदर पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, थर्ड इसमें होगा सेरेब्रोटोनिया। ठीक है, क्या है? सेरेब्रोटोनिया। इस स्वभाव के व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय और नियंत्रण पसंद और विचारशील होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इसको 3 तरह से बांटा है और अलग अलग तरीके के जो व्यक्ति है उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है फिफ्थ है शारीरिक गठन। तो बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। कार्ल पियर्सन ने बताया है कि माता पिता की लंबाई, रंग, स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। ठीक है, तो क्रेशमर महोदय ने एक अध्ययन कर शारीरिक जो गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को क्या है? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब क्रेशमर ने जो है इसको क्या है? शारीरिक गठन को है 3 भागों में बांटा है। तो पहला है पीकनिक। क्या है? पीकनिक। तो इस प्रकार का व्यक्ति शरीर से मोटा होता है, कद में लंबा होता है, गोल मटोल होता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो है उनका शरीर मोटा होता है, कद उनका कैसा होता है? छोटा होता है, एकदम गोल मटोल लगते हैं। ठीक है, लड्डू की तरह गोल मटोल। अधिक चर्बी युक्त होते हैं, उनके अंदर चर्बी युक्त बहुत होते हैं। उनका सीना चौड़ा होता है लेकिन दबा हुआ होता है और पेट क्या होता है? निकला हुआ होता है। तो ये सारी पिकनिक जो होता है उसमें पाई जाती हैं। शरीर की फिजिकल स्ट्रक्चर उनका ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं एथलेटिक। तो एथलेटिक कहते होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक क्षमताओं के आधार पर युक्त होते हैं, जैसे जैसे सिपाही और खिलाड़ी हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड इसमें है और एस्थेनिक है थर्ड इसमें। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है दुबला पतला होता है, शक्तिहीन शरीर का होता है तथा यह संकोची स्वभाव का होता है। यह लोग किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी अन्य को क्या है? प्रभावित नहीं कर पाते। ठीक है, तो आई होप जो है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने क्या है? बाल विकास का जो है वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जान लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हम वातावरण को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका हमारे बाल विकास पे कैसे प्रभाव पड़ता है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ला सकें। और जो है कमेंट बॉक्स में देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ
न्यू एनर्जी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम सीखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बारे में।